गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ब्लैडर में। जैसे स्टोन आए थे गॉल ब्लैडर में, किडनी में, यूरेटर में, उसके जैसे हमारा जो पूरा का पूरा यूरिन का ट्रैक्ट है किडनी से लेके यूरेथ्रा तक, तो वहाँ पे कहीं पे भी वो स्टोन हमारे हो सकते हैं। जो यूरिन का ट्रैक है किडनी से लेके यूरेथ्रा तक, उसका पूरे ट्रैक में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन है वो या तो प्राइमरी होते हैं या फिर सेकेंडरी, ठीक है। तो जैसे मैलिग्नेंसी में होता था कि जीआई ट्रैक में कोई मैलिग्नेंसी हुई, अगर वहाँ से स्प्रेड होकर लीवर में गई तो लीवर में जो हुआ वो हो गया सेकेंडरी, कोलन में हुआ है वो प्राइमरी। लेकिन इन दिस केस ऐसा नहीं हम कहते। अगर ये हमारा किडनी है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरेटर है, यहाँ से नीचे आया, तो एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्टोन बना है और वो माइग्रेट होते होते यूरेटर से होके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद या तो वो स्पॉन्टेनियसली यूरेथ्रा से बाहर निकल सकता है या फिर वहाँ पे कहीं पे स्टक होके धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। तो ये जो स्टोन है जो किडनी से होके यूरिनरी ब्लैडर में आया है, ये स्टोन होते हैं प्राइमरी स्टोन्स, ठीक है। जैसे हमारे मैलिग्नेंसी में होता था कि कहीं से हो कि कहीं पे माइग्रेट हुआ तो वो सेकेंडरी कहलाता था। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के में जो स्टोन आते हैं जो किडनी से होके आते हैं, इसमें हम इसको सेकेंडरी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्राइमरी यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स, ठीक है। ये एक सिनारियो है। बाकी और एक सिनारियो ये है कि यूरिनरी ब्लैडर में कोई पैथोलॉजी है, ठीक है, कोई भी पैथोलॉजी है, ब्लैडर नेक का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कुछ मैलिग्नेंसी हो गई या कुछ भी हो गया, डायवर्टिकुला हो गया, तो यूरिन का स्टेसिस होगा, इन्फेक्शन होगा उसमें, और फिर वहाँ पे स्टोन बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे जो स्टोन बनते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लैडर पैथोलॉजी, यूरिनरी ब्लैडर की पैथोलॉजी के वजह से जो स्टोन बनते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में कंफ्यूज मत होना, कि मैलिग्नेंसी के जैसा मत करना कि किडनी में स्टोन बना, ब्लैडर में आया तो वो सेकेंडरी है, ऐसा नहीं है इस केस में, ठीक है। तो प्राइमरी यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स डेवलप्स इन द स्टेराइल यूरिन in absence of any bladder pathology. It migrated from the kidney and enlarged in the bladder. एग्जाम्पल्स में आएंगे ऑक्सलेट स्टोन्स, ये यूजुअली हिमेचूरिया करते हैं और पेन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सिंगल हार्ड एंड स्पाइक्स होते हैं सरफेस के ऊपर, ब्राउनिश ब्लैक कलर होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द ब्लड पिगमेंट ओवर द सरफेस। तो ब्राउनिश ब्लैक कलर क्यों आया? तो ये जो ऑक्सलेट के जो स्टोन होते हैं, ऑक्सलेट के स्टोन ठीक है, ऐसे स्पाइक्स होते हैं स्टोन के ऊपर, ठीक है। अब ये होते हैं ऑक्सलेट, ठीक है, इसको स्पाइक होते हैं। इसका बताया था सिंगल होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं वो, ठीक है। और ब्राउनिश ब्लैक कलर क्यों आता है उसमें? अब ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा स्टोन है जिसके ऊपर ऐसे स्पाइक है। अब ऐसे स्पाइक वाला स्टोन अगर यूरिनरी ब्लैडर में घूमता रहेगा तो उसका म्यूकोजा होगा, उसको इंजर करेगा, म्यूकोजा के ऊपर अल्सर बनाएगा। तो क्या होगा कि जो म्यूकोजा है वहाँ से आएगा ब्लड,
ठीक है, वो ब्लड ब्लेडर में कहीं पे भी घूमते रहेगा, या तो यूरिन से बाहर निकल जाएगा या फिर स्टोन के ऊपर चिपक जाएगा। तो ये जो ब्लड चिपका है तो वो रेड कलर का नहीं दिखेगा ओवर द टाइम, लेकिन बिकॉज ऑफ द ब्लड पिगमेंट्स वो ब्राउन दिखेगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोन्स डेवलप्स इन द स्टेराइल यूरिन इन एब्सेंस ऑफ एनी ब्लेडर पैथोलॉजी, माइग्रेटेड फ्रॉम द किडनी एंड एनलार्ज इन ब्लेडर। एग्जाम्पल्स है ऑक्जेलट स्टोन। म्यूकोजा को इंजर करेगा तो हिमेचूरिया होगा, हिमेचूरिया करेगा तो वो ब्लड बाहर डिपोजिशन होके ब्राउनिश ब्लैक कलर बनाएगा, और वो सिंगल हार्ड और स्पाइक्स होते हैं सरफेस के ऊपर। कौन से स्टोन में क्या होता है वो अगर तुम सिर्फ अगर स्टोन को समझ लो तो पूरी पैथोलॉजी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं प्राइमरी टाइप्स। सेकेंडरी टाइप में क्या है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है ब्लेडर में या फिर कोई भी पैथोलॉजी है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है यूरिनरी ब्लेडर स्टोन का। स्टेसिस हुआ है, कोई फॉरेन बॉडी है यूरिनरी ब्लेडर में, और एक टर्मिनोलॉजी आएगी BOO। क्या होता है BOO? एक बड़ा सा तुम्हारा टॉपिक है ब्लेडर में। ठीक है, ये होता है ब्लेडर का नेक। ठीक है, ब्लेडर का नेक भी बोल सकते हैं और ब्लेडर का आउटफ्लो भी बोल सकते हैं। ब्लेडर का आउटपुट, ब्लेडर का आउटलेट, ब्लेडर का एग्जिट, ये एक ही सिंगल एग्जिट है। ठीक है, तो ये जो ब्लेडर का आउटपुट है, ये यहाँ पे अगर कोई पैथोलॉजी बनी, कुछ भी रीज़न हुआ जिससे वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, तो उसको कहते हैं BOO। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो जो आएगा तुमको एग्ज़ाम में बड़े 6 या 7 मार्क्स में या फिर 7-8 मार्क्स में भी। ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उसमें कई सारे टॉपिक तुम्हारे आ जाएंगे कि जैसे ये हमारा ब्लेडर है तो यहाँ पे प्रोस्टेट होता है ऐसे, तो मान लो प्रोस्टेट बड़ा हो गया तो ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, दैट इज़ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। ब्लेडर में मैलिग्नेंसी हो गई यहाँ पे ही ब्लेडर में, तो हो जाएगा ब्लेडर कार्सिनोमा, मैलिग्नेंसी ऑफ ब्लेडर। ठीक है, कोई डायबिटिकुला बन गया यहाँ पे तो वो भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन हुआ यहाँ पे तो इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होगा और यहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के कई सारे रीजन आएंगे, वो एक बड़ा सा टॉपिक है, वो बाद में आएगा डिटेल में। कोई फॉरेन बॉडी हो जहाँ पे स्टक हो गई, स्टोन स्टक हो गया, स्टोन अगर ऐसे आएगा, कोई स्टोन बना है ब्लेडर में, यहाँ पे स्टोन बना है और वो माइग्रेट होके यहाँ पे आके चिपक गया, तो क्या होगा? रिटेंशन ऑफ यूरिन, ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, BOO। ये भी एक BOO है। ठीक है, अब अगर स्टोन ऐसा करता है तो पेशेंट प्रेजेंट होता है एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन के साथ। ठीक है, पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे आउटफ्लो पे स्टोन चिपक गया है, यूरिन सब पूरा भरा पड़ेगा यहाँ पे, और ये ब्लेडर बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो पैथोलॉजी आएगी स्टेसिस, ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो, या फिर प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, उसमें आएगा ई कोलाई है वो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्ट करेगा यूरिन को, वो यूरिनरी ब्लेडर में स्टोन बनाएगा। और ये जो सेकेंडरी टाइप ऑफ स्टोन है वो है भी मोस्ट कॉमन स्टोन। दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में से ये सेकेंडरी होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी स्टोन बनेंगे वो होंगे फॉस्फेट के, वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं। एक बार बनना शुरू हुआ बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। उसकी सरफेस स्मूथ होती है, सॉफ्ट होते हैं वो, और आइवरी वाइट इन कलर होते हैं। अरे वाइट ही होता है लेकिन आइवरी वाइट कलर के होते हैं उसकी सरफेस। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन जो होता है, कैल्शियम, एमोनियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट,
ठीक है। फॉस्फेट तो है ही, उसके साथ कैल्शियम, एमोनियम या फिर मैग्नीशियम हो सकता है। तो ये होता है ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। तो प्राइमरी स्टोन होंगे ऑक्जेलेट, सेकेंडरी होते हैं फॉस्फेट, ठीक है। अदर टाइप के जो स्टोन है वो आएंगे यूरिक एसिड या फिर यूरेट स्टोन्स। ये राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, स्मूथ एंड येलो होते हैं, सिंगल होते हैं या मल्टीपल होते हैं, क्योंकि उनकी साइज़ जो होती है वो छोटी होती है यूरिक एसिड स्टोन की। सिस्टीन जो होता है उसमें सल्फ़र बहुत ही हाई होता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रेडियो ओपेक दिखते हैं सिस्टीन के स्टोन्स। और ये बहुत ही हार्ड, सबसे हार्डेस्ट स्टोन है सिस्टीन के स्टोन। ये टूटते नहीं है जल्दी, बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हो गया ऑक्जेलेट स्टोन, सेकेंडरी हो गया फॉस्फेट स्टोन, अदर में आएंगे यूरिक एसिड या फिर यूरेट। ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। और आया सिस्टीन जो बहुत ही हार्डेस्ट स्टोन है और उसमें हाई सल्फर कंटेंट होते हैं, उसकी वजह से एक्सरे में रेडियो ओपेसिटी बहुत ज़्यादा दिखती है वो स्टोन की, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। तुमको याद रखना है प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी का रीज़न क्या है, सेकेंडरी का रीज़न क्या है, और उनमें कौन से स्टोन आते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ोटो है, यहाँ पे मान लो कि ये एक स्टोन है जो किडनी से होके आया है और वो धीरे धीरे होके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्टोन्स, ठीक है। जो फिर से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जो मैलिग्नेंसी होती है उसमें भी एक पैथोलॉजी दूसरे ऑर्गन में जाती है, तो दूसरे ऑर्गन में जो जाती है उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और जहाँ पे प्रोड्यूस हुई है इनिशियली उसको बोलते हैं प्राइमरी। लेकिन ब्लैडर स्टोन में ऐसा नहीं है। ब्लैडर स्टोन में इसमें कंफ्यूज मत होना, जो किडनी में फॉर्म होगा, लेकिन किडनी में फॉर्म होगा और माइग्रेट होकर ब्लैडर में आएगा, तो भी उसको प्राइमरी ही बोलेंगे, सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी जो इटियोलॉजी है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है स्टेसिस। जैसे मैंने बताया कि स्टेसिस होता है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट होते हैं, उसके बाद प्रेसिपिटेट होता है तो उसमें इन्फेक्शन होता है। अगर तुमने कोई बड़ा सा ऐसा शॉप देखा हो जिसका एक सेट होता है, बराबर, तो और एक नॉकर होता है, दोनों को अगर तुम देखोगे ना तो जो नॉकर होगा ना वो पूरा ऐसा थिन एंड लीन होगा, पूरा दिन काम करता रहता है, बराबर, और जो सेट होगा वो आराम से बैठा होता है चेयर पे। तो वो क्या हो गया, स्टेसिस हो गया। वो स्टेसिस, उसकी लाइफ पूरी सेडेंटरी है, बैठा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं है, बैठता है, पैसे गिनता है बस, और बाद में उसमें पैथोलॉजी बननी शुरू हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाएगा, उसको ओबेसिटी हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, बराबर। तो उसके जैसे अगर ब्लैडर में अगर कुछ स्टेसिस हुआ, स्टेसिस जो है ना, स्टेसिस वो सब पैथोलॉजी की जड़ है, बराबर। तुम पहले भी शायद स्कूल में सीखे होंगे कि जो बैठा रहता है उसका जो नसीब है वो बैठा रहता है, वो जो चलता है उसका नसीब चलता रहता है। तो इसमें हमारा ऐसा ही है कि स्टेसिस अगर हुआ तो इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन हुआ बाद में प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो स्टोन बनेगा। तो इटियोलॉजी में ये एक साइकिल है हमारा, स्टेसिस, इन्फेक्शन एंड स्टोन। ये तीन वर्ड, स्टोन का कोई भी क्वेश्चन हो ये तीन वर्ड आने ही चाहिए, स्टेसिस, इन्फेक्शन एंड स्टोन, ठीक है। गॉल ब्लैडर स्टोन हो उसमें भी ये वर्ड आने ही चाहिए। हम यही वर्ड देखते हैं एग्ज़ाम में कि ये तीन वर्ड अगर किसी को पता है मतलब उसको स्टोन के बारे में ऑलमोस्ट सब पता ही होगा, ठीक है। अब हम इटियोलॉजी देखेंगे अलग अलग कि क्या है वो। तो इन्फेक्शन होगा ई कोलाई का, हाइपर कैल्सियूरिया, हाइपर ऑक्सिल्यूरिया, सिस्टीन्यूरिया, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा यूरिन में, ऑक्सलेट का ज़्यादा होगा, सिस्टीन का ज़्यादा होगा। अगर कैल्शियम का ज़्यादा है तो कैल्शियम स्टोन बनेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। हाइपर ऑक्सलेट ज़्यादा होगा तो ऑक्सलेट के स्टोन बनेंगे, सिस्टीन ज़्यादा है तो सिस्टीन के स्टोन बनेंगे। ब्लैडर का डायवर्टिकुला, जैसे इंटेस्टाइन में डायवर्टिकुला होता है, म्यूकोजा का एक फोल्ड होता है, ठीक है। तो उसके वजह से भी वहाँ पे स्टोन बन सकते हैं। वो डायवर्टिकुला क्या करता है, एक छोटा सा टॉपिक आएगा इसके बाद एक ब्लैडर डायवर्टिकुला का, इसमें तुमको बता दूंगा मैं कि क्या होता है उसमें, क्यों वहाँ पे स्टेसिस होता है ब्लैडर डायवर्टिकुला में। अभी तुम सिर्फ इसका नाम याद रख लो, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, BOO, BPH,
स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, या फिर आएगा मैलिग्नेंसी ऑफ प्रोस्टेट। जो यूरेथ्रा होगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसका अगर स्ट्रक्चर बन गया तो यूरिन जो है वो नीचे आएगा नहीं, तो वो भी आएगा BOO में। न्यूरोजेनिक ब्लैडर सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस क्या है? ये एक पैरासाइट है सिस्टोसोमिया, जो जिसकी लाइफ साइकिल ब्लैडर में से होके पास होती है। तो ब्लैडर में उसके एडल्ट वॉर्म होते हैं, और जो ब्लैडर में जो छोटे छोटे वॉर्म होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे ब्लैडर की नेक की जो डायमीटर है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, प्लग्ड हो जाए। जैसे इंटेस्टाइन में राउंड वॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन करते थे, उसके जैसे सिस्टोसोमिया ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं यूरिन का, यूरेथ्रा में प्लग्ड हो जाएंगे और फिर वो ब्लैडर को यूरिन को बाहर नहीं आने देंगे। न्यूरोजेनिक ब्लैडर मतलब यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो यूरिन बाहर नहीं आ पाएगा। जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, फॉरेन बॉडी इन यूरेटर, फॉरेन बॉडी में कुछ भी हो सकता है, जैसे डबल एंड स्टंट थे, डीजे स्टंट, जो हम स्टोन में किडनी के स्टोन के ओटी में डालते थे कि एक एंड होता है किडनी में, एक एंड होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो वो जो स्टेंट होते हैं वो एक एंड उसका होता है, ये हमारा किडनी है, ये ब्लैडर है, ये यूरेटर है, ठीक है। जो स्टेंट है उसका एक एंड किडनी में है और दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे है। तो ये प्लास्टिक का या रबर का ही होता है, लेकिन वो क्या करेगा, ब्लैडर की म्यूकोसा को इरिटेट करेगा और वहाँ पे इन्फ्लामेशन करेगा, इन्फेक्शन करेगा और फिर वहाँ पे स्टोन बन सकता है, ठीक है। तो ये एक फॉरेन बॉडी ही है फॉर द यूरिनरी ब्लैडर, डबल एंड जे स्टंट, जो डीजे स्टंट हम डालते हैं ओटी के बाद 21 डेज तक रखने के लिए उसको, ठीक है। जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उसमें भी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही डिस्टर्ब होता है, उसमें हाइपर कैल्शियम यूरिया, हाइपर ऑक्सैल्यूरिया, सिस्टीन यूरिया, स्टेसिस सब होगा, स्टेसिस इन्फेक्शन सब कुछ होगा। जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, पैरालिसिस वाले होते हैं, कोमा वाले पेशेंट होते हैं, उसमें ब्लैडर के स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन, हाइपर कैल्शियूरिया, हाइपर ऑक्सैल्यूरिया, सिस्टीन यूरिया, ब्लैडर का डायवर्टिकुला, उसमें मैं तुमको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि उसका क्या होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का, मैं बता दूंगा तुमको। अब क्लिनिकल फीचर्स, स्टोन बने हैं तो उसकी दिक्कत क्या आएगी, ठीक। तो अभी मैं किडनी को ड्रॉ नहीं करूँगा, सिर्फ डायरेक्टली ब्लैडर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा ब्लैडर है, ठीक है। यहाँ पे यूरेटर खुलते थे और ये था हमारा, क्या था ये, ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये ऐसा यूरेटर है, वो खुलते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इंट्राम्यूरल पार्ट होता है यूरेटर का, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो ट्राइगोन है। जो भी पैथोलॉजी होगी मोस्टली जो ट्राइगोन वाला एरिया है वो ही मोस्टली ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट है। तो क्लिनिकल फीचर्स में आएगा कॉमन इन मेल, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अर्लीस्ट सिम्टम ड्यू टू सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन होगा, इरिटेशन ऑफ द ब्लैडर होगा, तो पेशेंट को यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर एक तुम्हारी टर्मिनोलॉजी आएगी फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेंग्यूरी। एक फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, स्ट्रेंग्यूरी मीन्स पेनफुल इनइफेक्टिव मैच्योरेशन, पेशेंट को यूरिन पास करने का अर्ज होगा लेकिन पेशेंट यूरिन पास करने जाएगा तो पेशेंट यूरिन बाहर आ नहीं पाता है, तो ये होता है स्ट्रेंग्यूरी। तो फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेंग्यूरी ये दो मोस्टली जो होते हैं कि ये जो ट्राइगोन होता है उस पर अगर स्टोन वहाँ पे इसको यहाँ पे बैठ जाता है और उसको इरिटेट करता है, तो उसकी वजह से मोस्टली स्ट्रेंग्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। पेन होता है एट द एंड ऑफ मैच्योरेशन, बराबर। जो मेरे स्पाइक वाले थे
वो स्टोन घूमते रहते हैं। जैसे यूरिन कम होता है तो वो नीचे ब्लडर नेक का म्यूकोसा होता है वहाँ आके चिपक जाएगा और वो स्पाइक की वजह से वहाँ से ब्लड बाहर आएगा। तो जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो पेशेंट बोलेगा कि पेशेंट हमको हिस्ट्री देगा कि यूरिन पास हो जाता है लेकिन लास्ट में थोड़ा ब्लड निकलता है, ठीक है। तो वी कैन सस्पेक्ट कि इसको ब्लैडर स्टोन हो सकता है, ठीक है। पेन रिफर टू द टिप ऑफ द पेनिस एंड लेबियो मेजोरा इन द फीमेल, एग्रेवेटेड बाई जंपिंग। पेशेंट जंप करेगा, मूवमेंट करेगा तो वो जो स्टोन है वो इधर उधर घूमेगा तो ब्लैडर को टच करेगा, ट्राइगोन को टच करेगा तो पेशेंट को पेन होगा। डिक्रीज बाय लाइंग डाउन, जब पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन करेगा तो स्टोन जो होता है वो ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर से दूर चला जाता है बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द पेशेंट और ग्रेविटी। जब ट्राइगोन से अगर दूर गया स्टोन तो पेशेंट को पेन कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर है वो हमको हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब पैथोलॉजी के लिए। तो ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर में स्टोन स्टक हुआ, फ्रीक्वेंसी, मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंसी, स्टेंजुरी एंड पेन, तीनों के तीनों सिम्टम उसके साथ होते हैं ट्राइगोन के साथ। ट्राइगोन में स्टोन टच होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो एग्रेवेटेड बाई जंपिंग एंड डिक्रीज बाई लाइंग डाउन, लाइंग डाउन करेगा तो जो स्टोन है वो अवेज दूर हो जाएगा ट्राइगोन से। बाकी हिमेचूरिया, दैट इज टर्मिनल हिमेचूरिया, पेशेंट विल गिव हिस्ट्री दैट ब्लड कम्स आउट एट द एंड ऑफ मिक्चुरेशन। एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये एक इमरजेंसी, इसकी कॉम्प्लिकेशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। जो स्टोन है उसने स्टक कर लिया ब्लैडर नेक को, यहाँ पे स्टोन ऐसे चिपक गया तो जो भी हमारा यहाँ पे यूरिन भरा पड़ा है वो बाहर नहीं आ पाएगा, इसका डिस्टेंशन होता रहेगा और रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, ठीक है। बर्निंग, मिक्चुरेशन, पेन एंड फीवर, ये बिकॉज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, पेन होगा एंड फीवर, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम तुमको याद रखना है फ्रीक्वेंसी, पेन एंड स्ट्रेंजुरी, ये क्यों होते हैं तुमको बता दिया है, ये तुमको याद रखना है। और हिमेचूरिया, एक्यूट रिटेंशन एंड बर्निंग मिक्चुरेशन, पेन एंड फीवर। अब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो टेंडरनेस एट द सुप्रापुबिक रीजन, सुप्रापुबिक रीजन में टेंडरनेस होगी क्योंकि तुम प्रेस करोगे तो वहाँ पे अगर कोई स्टोन होगा तो वो स्टोन डायरेक्टली प्रेस होगा ट्राइगोन पे, ठीक है। हम इसका पीआर, पर रेक्टल एग्जामिनेशन या फिर पर वजाइनल एग्जामिनेशन करके ब्लैडर को पाल्पेट करेंगे तो हमको वो स्टोन पाल्पेट हो सकता है, ठीक है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हैं हम। पहला तो यूरिन का माइक्रोस्कोपी कराएंगे, उसमें हमको मिलेंगे आरबीसी इन यूरिन बिकॉज ऑफ द हिमेचूरिया, पस और क्रिस्टल सेल बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। उसमें अगर ऑक्सलेट स्टोन होगा तो एनवेलोप लाइक क्रिस्टल होगा, सिस्टीन होगा तो हेक्सागोनल क्रिस्टल होगा, ठीक है। ये क्यों बनते हैं बराबर ये पता नहीं है और ये कैसे बनते हैं वो तुमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही याद रखना है कि एनवेलोप लाइक क्रिस्टल बनते हैं ऑक्सलेट में और सिस्टीन लाइक क्रिस्टल बनते हैं, हेक्सागोनल लाइक क्रिस्टल बनते हैं सिस्टीन के स्टोन में। तो ये क्रिस्टल जो है वो हमको माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। आरबीसी आएगा बिकॉज ऑफ द हिमेचूरिया। यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएंगे ताकि हमको पता चले कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके हिसाब से हम उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसमें मोस्टली इकोलाई ही आता है। ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, कैल्शियम, यूरिक एसिड एंड कंप्लीट ब्लड काउंट। हिमेचूरिया है तो ब्लड लॉस होता है तो एचबी का कुछ लोचा हुआ है कि नहीं। अगर हिमेचूरिया होता है तो मैलिग्नेंसी में भी हिमेचूरिया होता है, लेकिन मैलिग्नेंसी में बहुत ज़्यादा हिमेचूरिया होता है। तो अगर मैलिग्नेंसी की वजह से हिमेचूरिया हो रहा है तो उसका हम सीबीसी करवाएंगे तो उसका सीबीसी हीमोग्लोबिन बहुत ही कम आएगा। इसमें होता है हिमेचूरिया लेकिन बहुत ही कम हिमेचूरिया होता है, मतलब उसकी जो अमाउंट होती है, जो ब्लड लॉस होता है वो बहुत कम होता है स्टोन में। मैलिग्नेंसी में बहुत ज़्यादा होता है। बाद में करवाएंगे प्लेन एक्सरे केयूबी। कई बार एक्सीडेंटली हम केयूबी करवाते हैं, उसमें हमको स्टोन दिख जाता है।
अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन टू स्क्रीन द होल यूरिनरी ट्रैक। अगर स्टोन हमको दिखता है एक्सरे में तो हमको किडनी से लेके यूरेथ्रा तक पूरा का पूरा ट्रैक्ट हमको स्कैन करना है, ठीक है, जिसके लिए हमको पता है कहीं पे और कोई स्टोन है कि नहीं। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी करवाएंगे ताकि उसका अगर किडनी का फंक्शन जो है वो हम जान पाए, क्योंकि अगर स्टोन जो है वो स्टक हो गया है ब्लैडर नेक पे तो बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा कि नहीं, कि भूल गए हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाँ, जब हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस तो ब्लैडर नेक में कोई पैथोलॉजी होगी तो बैक प्रेशर से दोनों तरफ के जो किडनी है वो डायलेटेड हो जाएंगे, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, बराबर। इसके पहले हमारा टॉपिक था वो किडनी में, तुम भूल ना गए हो तो याद रखना, वो सब जो हमारे टॉपिक है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ लिया तो वो उसके बाद उसका ही करना है, सबको कनेक्ट भी करना है। तो आईवीपी, सिस्टोस्कोपी, अगर पेशेंट को सब सिम्टम्स स्टोन के जैसे लग रहे हो लेकिन हमको एक्सरे में स्टोन दिखे नहीं तो वो रूल आउट करने के लिए हम सिस्टोस्कोपी करेंगे। तो अगर रेडियोल्यूसेंट स्टोन है तो सिस्टोस्कोपी में दिख जाएंगे। कौन से थे रेडियोल्यूसेंट स्टोन बताया था ना, लक्स, यूरेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन्स एंड ज़ैंथेन स्टोन्स, ये होते हैं रेडियोल्यूसेंट। तो सिस्टोस्कोपी करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था कि सिस्टोस्कोपी कैसे करते हैं, तो वो स्टोन उसमें हमको दिख जाएगा। सिस्टोस्कोप अगर हम यूरेथ्रा से डालेंगे तो डायरेक्टली हमको मॉनिटर पे स्टोन दिख जाएगा, ठीक है। ये एक एक्सरे है, ये जो रेडियो ओपेसिटी दिख रही है ये एक स्टोन है, रेडियो ओपेक स्टोन, ये उससे बड़ा स्टोन है। तो साइज़ किसकी ज़्यादा होती थी, फॉस्फेट स्टोन की। तो ये देखो, इसकी रेडियो ओपेसिटी देखो और इसकी देखो, सॉरी इसकी ओपेसिटी कितनी है और इसकी कितनी है, ठीक है। इसकी साइज़ कम है तो मोस्टली ये ऑक्जेट स्टोन भी हो सकता है। इसकी साइज़ भी ज़्यादा है, ओपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसमें सल्फ़र कंटेंट भी हाई होगा, इसलिए होता है, तो मोस्टली ये फॉस्फेट स्टोन हो सकता है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे। एक होता है अल्ट्रासाउंड लिथोट्रिप्सी। जब भी हम कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले पेशेंट को सब ऑप्शन हमको दिखाने होते हैं, हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है और हमारे यहाँ पे क्या क्या नहीं हो पाएगा, वो सब डिटेल पेशेंट को अच्छे से समझानी है। क्योंकि अगर पेशेंट चाहे कि मुझे तो ये करवाना है जो वहाँ हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वी हैव टू रिफ़र दैट पेशेंट टू दैट इंस्टीट्यूट, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि तुम जो भी है वो हम यही करेंगे, यही करवाना है, यही बेस्ट है करके, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सब ऑप्शन बताने हैं, पेशेंट जो बोले वो ऑप्शन हमको करने हैं। अल्ट्रासाउंड लिथोट्रिप्सी वेरी सेफ होता है, जो स्मॉल स्टोन के लिए कर सकते हैं। जैसे हम ESWL होता था उसके जैसे इसमें अल्ट्रासाउंड लिथोट्रिप्सी होता है। लेज़र लिथोट्रिप्सी, होल्मियम का लेज़र होता है टू ब्रेक द लार्ज स्टोन। जो स्टोन होते हैं उसको वाया लेज़र हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ये हो गए नॉन इन्वेजिव। अब हो जाएंगे इन्वेजिव, उसमें आएगा सिस्टोस्कोपिक लिथोलापेक्सी। ये नाम तुमको याद रखने हैं, ठीक है। सिस्टोस्कोपिक लिथोलापेक्सी, परक्यूटेनियस सुप्राप्यूबिक लिथोलापेक्सी, सुप्राप्यूबिक ओपन सिस्टोलिथोटॉमी, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशन है वो जो तुमको डिटेल में भी जानने हैं, बराबर। तो सिस्टोस्कोपिक लिथोलापेक्सी, ये क्या, सिस्टोस्कोप मतलब ये ऐसा सिस्टोस्कोप जैसे मैंने बताया था तुमको स्टार्टिंग में कि जब हमारा किडनी स्टार्ट हुआ था तब ये सिस्टोस्कोप जो है ये यहाँ पे यूरेथ्रा से, ये फीमेल का है तो ये ब्लैडर है, ये यूट्रस है, ये रेक्टम है, बराबर। तो यूरेथ्रा से सिस्टोस्कोप डालेंगे, हमको यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं या फिर मॉनिटर में भी देख सकते हैं कैमरा अटैच करके, अंदर हमको स्टोन दिखेगा। तो सिस्टोस्कोप डालने के बाद ये प्रोसीजर होती है अंडर
जनरल एनेस्थेसिया। अंडर सिस्टोस्कोपिक गाइडेंस स्टोन इज विजुअलाइज्ड फ्रेगमेंटेड बाय न्यूमेटिक लेज़र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर मेकेनोहाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी। ये तीन जो है न्यूमेटिक लेज़र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मेकेनोहाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी, वो तीन मोडालिटी है जिससे हम स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं। बराबर, जो सिस्टोस्कोप हो जाए उसमें से ही हम उसका प्रोब डालेंगे और वो स्टोन ब्रेक कर देंगे। जो स्टोन ब्रेक हुए हैं उसको हम पकड़ के निकाल सकते हैं और उसको फ्लश कर सकते हैं सलाइन से, ताकि जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हुए हैं वो फ्लश के साथ बाहर निकल जाए, या फिर यूरिन में भी बाहर आ जाएंगे, छोटे छोटे स्टोन होंगे वो फ्लश करने से। ठीक है, तो सिस्टोस्कोपिक लिथोलापेक्सी, हमने सिस्टोस्कोप डाला, स्टोन को विजुलाइज किया, उसको लिथोट्रिप्सर से ब्रेक कर दिया, पकड़ पकड़ के निकाल लो या फिर वॉश दे दो उसके बाद, ताकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स वो यूरिन में बाहर आ जाए। ये हो गया सिस्टोस्कोपिक लिथोलापेक्सी। ठीक है, अंडर जनरल एनेस्थेसिया। ठीक है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? अगर टू लार्ज, बहुत ही बड़ा स्टोन होगा या बहुत ही छोटा स्टोन होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। टू सॉफ्ट मल्टीपल स्टोन्स, अगर सॉफ्ट स्टोन होंगे तो वो लिथोट्रिप्सर से टूटते नहीं हैं। ठीक है, जो हार्ड स्टोन होते हैं वही ब्रेक होते हैं लिथोट्रिप्सर से। स्टोन इन ब्लेडर डायवर्टिकुला, अगर डायवर्टिकुला होगा उसमें अगर स्टोन होगा तो वहाँ पे हमारा सिस्टोस्कोप जा नहीं पाता है। ब्लेडर की मैलिग्नेंसी, अगर मैलिग्नेंसी है तो उसमें हमको ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लिथोट्रिप्सर यूज़ किया तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। एज बिलो 10 ईयर्स, 10 साल के छोटे बच्चे में ये नहीं यूज़ करते। जनरल कंडीशन पुअर, जिसकी जनरल कंडीशन बहुत पुअर होती है, बेड रिडन होते हैं, बहुत हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा सब पैथोलॉजी होती है उसको, तो बेड को, जैसे कोमा का पेशेंट है या फिर कोई पैरालिसिस का पेशेंट है या फिर जिसकी एज ज़्यादा है, चेस्ट ख़राब है, तो ऐसे पेशेंट को हम जीए नहीं दे पातेंगे। अगर जीए दिया, बराबर, ये जो प्रोसीजर है वो लॉन्गर ड्यूरेशन है, जो हमने देखा इतना सिंपल नहीं होता करने में। सिस्टोस्कोप डाला, फिर ब्रेक किया, निकाल लिया, ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, लेकिन जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन होता है कंपेयर टू द ओपन सर्जरीज। वो स्टोन ब्रेक करने में तुम्हारा आधा पौना घंटा निकल जाता है, बाद में जो ब्रेक हुए उसको पकड़ पकड़ के निकालना, पूरा वॉश करना, देखना कि कोई स्टोन, रेसिडुअल स्टोन रह तो नहीं गया, तो उसमें तुम्हारा दूसरा 1 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन की सर्जरी है, तो उसमें जीसी पुअर वाले पेशेंट को हम ज़्यादा टाइम एनेस्थीसिया में नहीं रख सकते, इसलिए अगर ऐसा पेशेंट है तो उसमें ओपन सर्जरी ज़्यादा एडवाइजेबल होती है कि ओपन किया, निकाल लिया, आधे घंटे में हम ख़त्म कर सकते हैं ओपन सर्जरी। ठीक है, तो ये सिस्टोस्कोपिक लिथोलापेक्सी, सिस्टोस्कोप, और फिर आएगा लिथोट्रिप्सर, जिसमें तुमको 3 याद रखने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, न्यूमेटिक लेज़र एंड मेकेनोहाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सर, जिससे वो स्टोन ब्रेक होते हैं। उसके बाद आएगा परक्यूटेनियस सुप्राप्यूबिक लिथोलापेक्सी। उसमें क्या करेंगे, जब सिस्टोस्कोप पास नहीं हो पाता स्ट्रिक्चर की वजह से, ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशन बताए उसमें और एक ऐड होगा यूरेथ्रा का स्ट्रिक्चर। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में, अगर स्ट्रिक्चर है तो हम सिस्टोस्कोप पास नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हम ये नहीं यूज़ कर सकते ये मोडालिटी। ठीक है, अगर स्ट्रिक्चर है तो अगर ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है कुछ भी, तो सिस्टोस्कोप अगर पास नहीं कर पाते तो हम क्या करेंगे, ब्लेडर से एंटर होंगे सुप्राप्यूबिकली। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, मान लो कि ये पेशेंट का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये अम्बिलिकस है, और यहाँ पे ऐसे ब्लेडर फुल पड़ा हुआ है। ठीक है, हमको ब्लेडर में एंटर होना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस एक नीडल आती है जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे इसमें एंटर हो सकते हैं। बराबर, नीडल को एंटर कर दिया, उसके बाद उसमें गाइड वायर डाल देंगे, और उसके बाद डायलेटर आते हैं। ये जो पूरा ट्रैक बना है उसको हम 5 या 10 मिलीमीटर तक डायलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर डायलेटर से अगर 5 या 10 मिलीमीटर का डायलेटेशन हो गया तो यहाँ पे पूरा ऐसे एक ट्रैक बन जाएगा। ठीक है, ये ट्रैक बनने के बाद उसके लिए पहले क्या ज़रूरी है, ब्लेडर को फुल करना पड़ेगा और ब्लेडर को ब्लॉक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश कैथेटर, और पॉलिश कैथेटर करने के बाद कैथेटर ब्लॉक कर देंगे तो यूरिन जाएगा नहीं, तो ये ब्लेडर फुल का फुल रहेगा और यहाँ पे कोई इंजरी नहीं होगी साइड पे। यहाँ पे इंटेस्टाइन, यहाँ पे ऐसे इंटेस्टाइन घूमते रहते हैं सब। ठीक है, वो पेरिटोनियम के अंदर होती है, पेरिटोनियम के बाहर से ही हम जाएंगे। तो जो पेरिटोनियम का रिलेशन था वो क्या था, ओनली सुप्रा, जो फंडस होता है ब्लेडर का, वहाँ पे ही पेरिटोनियम होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ये जो येलो येलो मार्क किया है वो वहाँ से वहाँ तक पेरिटोनियम होता है, पर उसके नीचे पेरिटोनियम नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ट्रैक बन गया, उसके बाद क्या करेंगे कि नेफ्रोस्कोप जो होता है हमारा, नेफ्रोस्कोप जिससे हम किडनी में एंटर हुए थे, वो नेफ्रोस्कोप 5 या 10 मिलीमीटर का होता है, उसको हम डाल देंगे अंदर ऐसे, बराबर। जैसे सिस्टोस्कोप आता था उसके जैसा नेफ्रोस्कोप आता है। तो बाद में यहाँ पे एंटर हो गए तो बाद में जो प्रोसीजर हम सिस्टोस्कोप से किया वही सेम प्रोसीजर नेफ्रोस्कोप से करेंगे और स्टोन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है परक्यूटेनियस सुप्राप्यूबिक लिथोलापेक्सी। व्हेन सिस्टोस्कोप नॉट एबल टू पास बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू नीडल एंटर ब्लेडर सुप्राप्यूबिकली, यूज गाइड वायर एंड डायलेटर, ट्रैक क्रिएटेड, नेफ्रोस्कोप इज पास्ड, ब्रेक द स्टोन, रिमूव द स्टोन। ठीक है, जो प्रोसीजर सिस्टोस्कोप में की वही प्रोसीजर हम नेफ्रोस्कोप से करेंगे। ठीक है, अब आएगा SPCL, सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी, बराबर। ये एक ओपन सर्जरी है, बराबर। इसमें पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थेसिया देंगे या फिर GA देंगे, जो कन्वीनियंट होगा, लेकिन स्पाइनल एनेस्थेसिया में हो सकता है, सॉरी। तो ओपन सर्जरी में क्या आएगा, फाइनेंशियल इंसिजन आएगा। ब्लेडर में हम एंटर होंगे एक्स्ट्रा पैराटोनियली, ब्लेडर को आइडेंटिफाई करेंगे। जो मसल्स होते हैं डेट्रोजर मसल्स, वो क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते, तो हम ब्लेडर को आइडेंटिफाई करेंगे। वहाँ पे वेन्स भी दिखेगी हमको, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ब्लेडर है। ब्लेडर को ओपन करो फंडस के पास और स्टोन को पकड़ के निकाल लो। ये कैसे एंटर होते हैं, क्या क्या लेयर आएंगे, वो मैं उनको अभी बताता हूँ, लेकिन अभी तुम इतना याद रख लो कि ओपन सर्जरी है, फाइनेंशियल इंसिजन रखना है, ब्लेडर में एंटर होना है एक्स्ट्रा पैराटोनियली। ब्लेडर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मसल्स दिखेंगे हमको जो क्रिस क्रॉस मैनर में होते हैं और डायलेटेड वेन्स दिखेगी ब्लेडर की। और अगर हमको फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि एक सिरिंज और नीडल लेंगे और सिरिंज और नीडल को वो उसमें अंदर डालेंगे और एस्पिरेट करेंगे। तो अगर यूरिन आता है, बराबर, यूरिन का कलर दिख गया, फिर तुमको उसको स्मेल करके देखना है। अगर वो यूरिन की स्मेल है तो मतलब ये ब्लेडर ही है। हमारे सर्जरी में ऐसा है, कुछ भी हमको काटना है तो काटने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये क्या है। अगर विदाउट आइडेंटिफिकेशन तुमने काट दिया यू विल बी इन बिग ट्रबल। ठीक है, ब्लेडर को ओपन किया, 2 या 3 सेंटीमीटर ओपन करना है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्टोन। बाद में फिंगर से भी निकाल सकते हैं या फिर एक फोर्सेप्स आता है ब्लेडर रिमूव करने, स्टोन पकड़ने का फोर्सेप्स आता है, वो पकड़ के भी हम स्टोन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हॉरिजॉन्टल इंसिजन होता है जिसको फाइनेंशियल इंसिजन बोलते हैं। 2 सेंटीमीटर अबाउ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, फाइनेंशियल इंसिजन। बाद में सिस्टोलिथोटोमी का फोर्सेप्स है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे ऐसे ही है, ओपन है, होल नहीं है, और यहाँ पे ऐसे स्टोन पकड़ में आ जाता है। तो ये सिस्टोलिथोटोमी का फोर्सेप्स है, बराबर। ऐसा एक आता है टू एक्सट्रैक्ट द स्टोन फ्रॉम द ब्लेडर, बराबर। ये तुमको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में मोस्टली रखते हैं इंस्ट्रूमेंट में, अगर किसी ने इच्छा हुई तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसका दोनों तरफ होल नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही ये यहाँ पे फिंगर होती है, यहाँ पे थंब होते हैं,
और पकड़ के ऐसे निकालते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टोन है, मोस्टली ये फॉस्फेट का स्टोन होगा क्योंकि उसकी साइज़ बहुत बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा इंसिजन मारते हैं, बराबर। ब्लेडर में एंटर होते हैं, बाद में ये स्टोन को ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, बाद में वापस उसको क्लोज करना है। ठीक है, अब मैं तुमको उसकी डिटेल बता देता हूँ कि क्या क्या स्ट्रक्चर हमको काटने पड़ेंगे। उसके लिए तुमको जानने हैं कि एंट्री एब्डोमिनल वॉल की एनाटॉमी क्या है, बराबर। तो सॉरी, ये एम्बिलिकस है और ये, बराबर। तो सबसे पहले स्किन के नीचे क्या आएगा, सबक्यूटेनियस फैट आएगी। ठीक है, ये फैट है। फिर आएगा एंटीरियर रेक्टस शीथ। ठीक, एंटीरियर रेक्टस शीथ जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उस यहाँ से अम्बिलिकस के नीचे थोड़ा थीन होता है, बराबर। तो ये हो गया रेक्टस शीथ, एंटीरियर रेक्टस शीथ। फिर आएंगे हमारे रेक्टस मसल्स, बराबर, और उसके पीछे आएगा पोस्टीरियर रेक्टस शीथ, बराबर। तो ये हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एनाटॉमी है। बाद में यहाँ पे हमारा जो ब्लेडर है वो होता तो है पेल्विक ऑर्गन, लेकिन अगर हम उसको यूरिन भर के फुल कर देंगे, पेशेंट को एक फॉलिस का कैथेटर डाल देंगे, उसमें नॉर्मल सलाइन डाल के ब्लेडर को फुल कर देंगे, तो ब्लेडर अम्बिलिकस तक ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है। ठीक है, अब हमको यहाँ पहुँचना है, तो सबसे पहले हम कट करेंगे स्किन को, बराबर। स्किन कट किया, फिर ये फैट को कट किया, फिर एंटीरियर रेक्टस शीथ, फिर जो मसल्स होंगे उसको हम कट नहीं करेंगे, उसको रिट्रैक्ट कर लेंगे। बाद में पोस्टीरियर रेक्टस शीथ। यूजुअली पोस्टीरियर रेक्टस शीथ जो होती है उसके साथ पेरिटोनियम चिपकी हुई होती है। कैसे? ऐसे, बराबर। ब्लेडर के फंडस के नीचे पेरिटोनियम सिर्फ यहाँ सेमिनल वेसिकल तक ही होते हैं, बराबर। यहाँ तक ही होता है हमारा पेरिटोनियम। तो अगर ब्लेडर को हमने फुल कर दिया, पूरा फुल कर दिया, और उसका जो फंडस है अम्बिलिकस तक पहुँच गया, तो हम ऐसे कट करेंगे ना, तो पेरिटोनियम जो है वो ऊपर पुश हो जाएगा। तो उसके पेरिटोनियम के कंटेंट जो है हमारे जो होते हैं, ऐसे इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो स्किन कट की, फैट कट की, एंटीरियर रेक्टस शीथ, रेक्टस मसल को सेपरेट किया। फिर जैसे हम पोस्टीरियर रेक्टस शीथ कट करेंगे तो हमको ऐसे ब्लेडर दिख जाएगा। तो उसमें हमको जो डेट्रोजर मसल की अरेंजमेंट है क्रिस क्रॉस मैनर की, वो हमको देखनी है, और फिर वेन्स भी दिख सकती है, तो वो ब्लेडर ही होगा, बराबर। अगर फिर भी डाउट है तो एक सिरिंज डाल के देख लो। अगर यूरिन आए तो यहाँ पे ऐसे इंसिजन मार दो, यहाँ पे स्टोन पड़ा है, छोटा सा स्टोन पड़ा है, उसको ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लो, बराबर। अब हमने जो काटा है उसको फिर से बंद भी करना है। तो उसका क्लोज़र जो होता है वो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये हमको ब्लेडर का वॉल जो है वो क्लोज करना है। वो कैसे करते हैं वो तुमको सेपरेटली बताता हूँ। पहले तो हम ये समझ लो कि हमको ये ब्लेडर का वॉल बंद किया, फिर ये रेक्टस शीथ बंद की, मसल को अगर सेपरेट किया तो एक दो स्टिच ले लो, ये शीथ बंद कर ली, ये सबक्यूटेनियस में स्टिच ले लिए, और फिर स्किन बंद कर ली, तो ये हमारा बंद हो गया। ऐसे क्लोज़र करते हैं, बराबर। अब ब्लेडर में हमको क्या केयर करनी है सेपरेटली, वो तुमको दिखा देता हूँ। ये हमारा ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है। और
मान लो कि यहाँ पे हमने ओपन किया है, ठीक है। तो हमको 3 जगह पे ड्रेन, 3 जगह से ड्रेन करना है। एक होगा हम ओटी, एसपीसीएल ओटी से पहले हम ब्लीडर को फुल करने के लिए फॉलिस कैथेटराइजेशन करते हैं, बराबर। तो फॉलिस दार होगा यहाँ से, एक फॉलिस होगा यहाँ से पर यूरेथ्रा से। तो ये मतलब 3 ट्यूबिंग हमको रखनी है। एक ट्यूबिंग हो गई यूरिनरी ब्लेडर के अंदर पर यूरेथ्रा, जो फॉलिस का कैथेटर है। दूसरा एक फॉलिस का कैथेटर होता है, वो हमको डालना है यहाँ पे। यहाँ पे हमको अलग से एक होल बना के ऐसे डाल देना है, ठीक है। उसको बोलते हैं एसपीसी, सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ठीक है। और ये स्किन से बाहर होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारी ब्लेडर को खोला है उसको हम 2 लेयर में बंद करेंगे एब्जॉर्बेबल स्टिच से, मोस्टली वाइक्रिल से। तो इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे 2 लेयर में, कंटिन्यूस लेयर में बंद कर देंगे, बराबर। उसका ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है तो हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, बराबर। उसके बाद ऊपर का सब क्लोजर कर देंगे। लेकिन वो ऊपर का जो सीट का क्लोजर करने से पहले और एक ट्यूब हम रखेंगे जिसको बोलते हैं रिट्रोप्यूबिक स्पेस में एक ड्रेन रखेंगे। प्यूबिक बोन और ब्लेडर के बीच में स्पेस होती है, वहाँ पे हम एक मान लो कि ये एक स्पेस है रिट्रोप्यूबिक स्पेस। तो ये यहाँ पे एक ड्रेन, यहाँ पे एक ड्रेन रख देंगे यहाँ पे, बराबर। तो 3 ट्यूबिंग्स आ गई। एक तो फॉलिस में यूरिनरी ब्लेडर में एक फॉलिस का कैथेटर है। दूसरा ऐसा एसपीसी, सुप्राप्यूबिक कैथेटर, एक फॉलिस कैथेटर ही होता है, वो हमने डाला है ब्लेडर में। ये जो हम जो कट करते हैं ब्लेडर, उससे अलग एक छोटा सा होल बनाएंगे, बराबर, एकदम छोटा सा होल बनाएंगे और उसको डाल देंगे अंदर। और फिर यहाँ पे बल्ब फूला हुआ है, यहाँ पे भी बल्ब फूला हुआ है ताकि वो बाहर ना निकले, बस। इसके बल्ब होते हैं जिसको हम एनएस से फुलाते हैं, ठीक है। और ये एक ड्रेन है। अब 3 ट्यूबिंग्स हो गई। अब 3 ट्यूबिंग्स हमने क्यों डाली? तो पहला तो ये एक ट्यूबिंग्स नीचे का है जो यूरेथ्रा से होके गया है, वो क्या करेगा, जो भी यूरिन बना है उसको एम्प्टी कर देगा। यहाँ पे जो ऊपर का है हमारा एसपीसी का, वो भी क्या करेगा, यूरिन होगा उसको बाहर निकाल देगा, बराबर। तो अब ये यूरिन बाहर जो होगा तो ब्लेडर कोलैप्स रहेगा। ब्लेडर कोलैप्स रहेगा तो उसको हील होने के लिए आराम मिलेगा और हील अच्छे से होता है, ठीक है। अगर ब्लेडर फुल का फुल रहा, कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो ये हीलिंग अच्छे से होगा नहीं, ठीक है। और डिसेक्शन किया है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लूइड आ सकता है तो वो यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। जो रिट्रोप्यूबिक स्पेस में हमने ड्रेन रखा है वो, बराबर। अब हम जो निकालेंगे कैथेटर, वो सबसे पहले कौन सा कैथेटर निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमको ये करना है कि पेशेंट पर यूरेथ्रा से यूरिन पास करना स्टार्ट करता है कि नहीं। तो आफ्टर 7 डेज हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यूरेथ्रा से डाला हुआ कैथेटर है उसको हम निकाल देंगे। ऑर्डर जो भी है वो तुमको याद रखना है कि कौन से ऑर्डर में निकालना है कैथेटर, बराबर। ये कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले पर यूरेथ्रा से हमने डाला है वो कैथेटर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट को ब्लेडर का ब्लेडर है वो एम्प्टी हो रहा है दोनों तरफ से, या तो यूरेथ्रा से भी आएगा और ऊपर से भी आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको ब्लॉक करेंगे, जो एसपीसी है सुप्राप्यूबिक कैथेटर उसको ब्लॉक करेंगे। तो क्या होगा कि सुप्राप्यूबिक कैथेटर से जो यूरिन जा रहा है वो बाहर नहीं जाएगा और
यूरेथ्रा से जाना शुरू हो जाएगा, पेशेंट का मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स डेवलप हो जाएगा। तो जैसे ही हमको पता चले कि पूरा का पूरा यूरिन है वो यूरेथ्रा से अच्छे से आ रहा है, बराबर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो हमने स्टिच लिए हैं वो ठीक से लिए है कि नहीं, वहाँ से लीक है कि नहीं। अगर लीक है तो वो यूरिन है वो ये ड्रेन से होके बाहर आएगा, तो हमको रिट्रोपुबिक ड्रेन में पता चलेगा कि इसमें यूरिन आ रहा है। अगर उसमें यूरिन आ रहा है उसका मतलब ये स्टिच में है, वहाँ पे लीक हो रहा है, बराबर। लीक हो रहा है तो घबराना नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है। सिर्फ ये हमको निकाल देना है बॉडी से, उसके लिए हमने ये ड्रेन रखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पेशेंट यूरेथ्रा से पास करना शुरू हो जाएगा यूरिन, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला कैथेटर भी निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा होल रह जाएगा, एकदम छोटा सा, बराबर। उसको बोलते हैं फिस्चुला, छोटा सा, वो स्किन के साथ ट्रैक होगा उसका। और ये फिस्चुला है वो क्या होगा कि वो अपने एकदम छोटा सा होता है, धीरे से वो छोटा छोटा होता है, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर इसमें से यूरिन लीक होता है तो वो यूरिन ये ड्रेन से बाहर निकल जाएगा और ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी स्टिच लिए थे वो भी बंद हो गए, फिस्चुला भी बंद हो गया, पेशेंट यूरिन भी पास कर रहा है। तो उसके बाद देख लो कि ये जो ड्रेन बाकी बचा है उसमें से कुछ नहीं आ रहा है, तो बाद में लास्ट में ये वाला ड्रेन निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद सब निकल गया, पेशेंट डिस्चार्ज, बराबर। तो ड्रेन निकालने का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले यूरेथ्रा का कैथेटर, उसके बाद एसपीसी का कैथेटर, उसके बाद रिट्रोपुबिक ड्रेन, ये उसका सीक्वेंस है, ये याद रखनी है। क्यों ऐसा किया वो मैंने तुमको अच्छे से बता दिया है, होप कि तुम समझ गए होंगे, ठीक है। तो SPCL का जो क्लोजर है, पुट सुपरपुबिक कैथेटर, क्लोज ब्लडर वॉल विथ एब्जॉर्बल सुचर इन 2 ड्रेन्स, पुट ड्रेन एंड पुट फॉलिस कैथेटर पर यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये उसके क्लोजर का प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के बारे में तुमको इतना पता होना चाहिए, उसका टाइप्स कौन से हैं, वो कैसे कैसे डेवलप होता है, उसकी फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट में 2 नॉन इन्वेजिव होते हैं, बाकी के 3 इन्वेजिव होते हैं। 2 होंगे अल्ट्रासोनोग्राफी और लेज़र से जो करते हैं वो नॉन इन्वेजिव होते हैं, बाकी सिस्टोस्कोपिक, लिथोलाप्लेक्सी, परक्यूटेनियस लिथोलाप्लेक्सी और ओपन सर्जरी, ये 3 हमारी सर्जरी है जो इन्वेजिव है, बराबर। एक यूरेथ्रा से एंटर हुए, एक ब्लैडर से एंटर हुए, और ये हो गया ओपन सर्जरी, ये आएंगे तुम्हारे क्लोज, जो ओपन सर्जरी में नहीं आएंगे, बराबर। जो सिस्टोस्कोपिक और परक्यूटेनियस सुप्रापुबिक लिथोलाप्लेक्सी है वो जैसे नॉर्मल उन्हें बोलते हैं कि दूरबीन से किया, छोटे से इंसिजन से किया, तो वो ओपन सर्जरी में नहीं आता है। ओपन सर्जरी है हमारी SPCL, सुप्रापुबिक ओपन सिस्टोलिथोटोमी, ठीक है। तो ये उसकी ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ है, और तुमको याद रखना है SPCL में लेयर्स क्या क्या खोलने हैं, क्या क्या लेयर बंद करने हैं, कितने ड्रेन रखने हैं, बराबर। और ड्रेन को कैसे निकालना है, कौन सा ड्रेन पहले निकालना है, कौन सा ड्रेन दूसरा और कौन सा तीसरा, वो कब और क्यों निकालना है वो तुमने हमको बता दिया है, ठीक है। होप कि तुमको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये एक जो स्टोन जो होते हैं उसमें किडनी का स्टोन और ब्लैडर का स्टोन, वो 2 स्टोन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और यूरेटरी स्टोन यूरेटर का स्टोन, ये 3 स्टोन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। यूरेथ्रा में भी स्टोन आते हैं, लेकिन वो ब्लैडर से होकर स्टोन यूरेथ्रा में फंस जाता है, लेकिन वो स्टोन एग्जाम में पूछते नहीं हैं। मोस्टली किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये 3 के स्टोन तुमको अच्छे से पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो भी डिटेल है वो तुम अच्छे से एक बार पढ़ लेना बुक से, और एक बार अगर ना समझ आए तो कुछ भी हो तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।